हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तीसरा चैप्टर, क्लास 6 का तीसरा चैप्टर। यह जो बुक जो है ऑफिसर एकेडमी के द्वारा लॉन्च किया गया जो न्यू बुक जो है NCERT 360 जो है उसका जो है साइंस का क्लास 6 का तीसरा चैप्टर। 2 चैप्टर जो है पहले पढ़ चुके हैं, आज तीसरा चैप्टर है, चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से सत्य कथन बताना है। गेहूं के दाने और गेहूं के आटे के मिश्रण को हस्त चयन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तेल और पानी के मिश्रण को पृथक्करण विधि से अलग किया जा सकता है। फटकने की प्रक्रिया में भूसी के कणों को हवा द्वारा अधिक दूरी तक ले जाया जाता है। उपयुक्त सभी, याद रखना इसमें सभी कथन सही होगा। अब देखते हैं इसका डिस्कशन। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक्करण करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयव को पृथक्करण करने में किया जाता है। यानी निष्पावन का जो है यानी क्या, धान और उसमें धान जो है उसमें भूसा मिला हुआ है, तो हम क्या करते हैं गांव घर में क्या करते हैं, सूप लेके उसे गांव घर में कहते हैं उड़ाते हैं। तो सूप लेके ऊपर से इस तरह गिराते हैं, तो वो क्या हुआ, हवा के द्वारा जो है धान नीचे गिर गया और जो है जो भूसा है उसको अलग हो गया। तो यह विधि क्या कहलाता है? निष्पावन विधि कहलाता है। निष्पावन विधि कहलाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों, अन्न मतलब अनाज व कण कैसे पृथक्करण करने के लिए करते हैं। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक्करण करने में किया जा सकता है। यानी ये कह रहे हैं क्या, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, उसमें जो है बड़े बड़े अगर मिट्टी के कण बड़े बड़े हैं तो उससे हम क्या करते हैं, हाथों से बीछ लेते हैं। अगर मात्रा कम हो तब, बहुत ज़्यादा है तो अलग विधि से हम करेंगे उपयोग। अगर कम थोड़े मात्रा है, उसमें मिट्टी है, कण है, दाल है, गेहूं है, चावल में मिट्टी के कण है, पत्थर के कण, उसे हाथ से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। हस्तचयन में ऐसे सब जो चुनते हैं तो इसमें क्या होता है, बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक्करण करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। यानी कम मात्रा में है, उस पर कंकड़ ये सब है, तो उसे हाथ से ही बीछ लेना एक आसान विधि माना जाता है। तेल और पानी के मिश्रण को पृथक्करण विधि से अलग किया जाता है। ये पहले ऑप्शन में था, तो कौन सा कथन सही है? ये बोले थे सभी कथन जो सही था। अगला देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हस्तचयन विधि कब सुविधाजनक होती है? जब अशुद्धियाँ अधिक होती हैं, जब अशुद्धियाँ कम होती हैं, जब अशुद्धियाँ बहुत छोटे आकार में होते हैं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में अशुद्धियाँ हस्तलिखित यानी हस्तचयन जो हैं, हस्तचयन विधि में क्या करते हैं, हस्तचयन विधि में जो कम मात्रा में होते वो हमारे लिए क्या, उस कंडीशन में हम हस्तचयन विधि का उपयोग करना सुविधाजनक लगता है, आसान लगता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसका डिस्कशन देख लेते हैं। जैसे हस्तचयन विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक्करण में किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है।
ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों का ऐसी स्थिति में हस्तचयन द्वारा पदार्थों का पृथक्करण करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं तथा चावलों से मिट्टी या पत्थर के बड़े कणों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? हस्तचयन विधि, थ्रेसिंग, निष्पावन, चालन। तो इसका जो है हस्त यानी गेहूं तथा चावलों से मिट्टी या पत्थर के बड़े कण हो तो इसमें हस्तचयन विधि आसान लगता है। हस्तचयन विधि, इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कण, पत्थर तथा भूसे को पृथक्करण करने में किया जा सकता है। देखना, ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक्करण करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? सूखे पौधों की डंडियों से अनाज को अलग करने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग? चौथा नंबर जो है इसमें आंसर कौन होगा? इसका आंसर जो होगा थ्रेसिंग। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। जैसे क्या हस्तचयन विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों, कुछ बड़े मिट्टी कणों, पत्थर, भूसों को पृथक करने में किया जाता है। यहाँ तक तो पहले हम पढ़ चुके हैं। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार के पृथक्करण करने की विधि निष्पावन कहलाती है। ये तो अब सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने की प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक्करण किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। जैसे कभी कभी हम धान गांव घर में क्या आता है, चौकी पर डंगाते हैं पीट कर। क्या है था, अब ज़्यादा मशीन हो गया है तो देखते हैं क्या मशीन में उसे धान को अलग किया जाता है। ये क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। यानी सूखे डंडियों से अनाज को अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूखे रेत व लकड़ी के बुरादे मतलब छोटे छोटे कण हो गया, लकड़ी का छोटे छोटे कण के मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग है? यानी सूखे रेत में बालू, उसमें छोटे छोटे लकड़ी के कण जो बुरादे हैं उसको मिला दिया जाए। अब बोलेगा इसे अलग कीजिए, बुरादे को अलग कीजिए और क्या कहते हैं रेत को अलग कीजिए। तो कैसे अलग कीजिए? इसमें हस्तचयन विधि से नहीं होगा, बहुत मात्रा में रेत है, तो थ्रेसिंग में भी नहीं हो। तो याद रखना इसका आंसर निष्पावन। निष्पावन का मतलब होता है, याद रखना, फिल्टराइजेशन। अर्थात निष्पावन का मतलब होता है निष्पावन का मतलब होता है जैसे क्या होता है, किसान अपने धानों से भूसा को अलग करते हैं, सूप लेके ऊपर से नीचे डालते हैं, हवा के द्वारा भूसा अलग हो जाता है, धान अलग हो जाता है। इसी तरह से कर सकते हैं, इसे निष्पावन विधि का। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने के
विधि को निष्पावन कहलाता है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंके द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साधारणतः किसान निष्पावन विधि का प्रयोग हल्के भूसे से भारी अन्य कणों को अलग करने के लिए करता है। तो ये तो कथन सही लग रहा है। इस विधि से निकली अशुद्धि पदार्थों को प्रयोग किसान अन्य प्रयोजनों में प्रयोग कर सकता है। दोनों सही हैं। ये देखें, ये क्या है? निष्पावन विधि है। इस तरह से निष्पावन विधि, जैसे क्या है, धान का अन्न, धान ले ली, ऊपर से गिरा रहे सूप से, इस तरह गांव घर में होता है। वो ये भूसी यहाँ आ गया, ये देखो भूसा लिखा है, ये अनाज, यहाँ अनाज लिखा है, तो यहाँ अनाज जमा हो रहा है, यहाँ क्या है, भूसा अलग हो रहा है। तो इस प्रकार की विधि को क्या कहा जाता है? निष्पावन विधि। उपयुक्त में गलत कौन सा कथन? उनमें जो ऊपर हम दो कथन जो पढ़े हैं उनमें दोनों सही कथन था, गलत कथन बोला तो हम कहेंगे इनमें से कोई नहीं है गलत कथन। ये जो है पहले पढ़ चुके हैं डिस्कशन इसका। किस विधि का प्रयोग वायु के झोंके द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक्करण के लिए किया जाता है। यानी भारी से हल्के अवयव को, या भारी और हल्के अवयव दोनों मिला हुआ है, कुछ हल्के मिला है और कुछ भारी मिला है, उसमें जो है हमको पृथक्करण करना, अलग करना है, तो किस विधि का उपयोग करेंगे? याद रखना, निष्पावन विधि का प्रयोग है। निष्पावन में आप पहले देख सकते हैं, एक महिला जो है सूप लेके धान को नीचे गिरा रहे हैं, भूसा अलग हो रहा है, अनाज नीचे गिर रहा है, तो इसी का निष्पावन विधि का। पृथक्करण की विधि में शामिल है। पृथक्करण का मतलब अलग करना। इनमें कौन सा विधि जो है अलग करने में शामिल है? हस्तचयन विधि भी एक पृथक्करण विधि है, यानी अलग करने की विधि है। थ्रेसिंग, यानी थ्रेसिंग करना में भी एक अनाज को पृथक्करण के लिए किया जाता है उपयोग। निष्पावन, अनाज को जो है इसमें क्या था, अनाजों को पृथक्करण करने के लिए किया जाता है। तो ये सभी विधि जो है पृथक्करण के लिए विधि है। पृथक्करण मतलब अलग करना। सूखे पौधे की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक्करण के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों पृथक्करण किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को डंडियों से पृथक्करण के लिए थ्रेसिंग मशीन का उपयोग भी किया जाता है। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक्करण की विधि निष्पावन कहलाते। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंके द्वारा मिश्रण से भारी हल्के अवयवों को पृथक्करण में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक्करण करने के लिए करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या? पत्थर, डंडियां तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग में रह जाते हैं, किस विधि से अलग किया जाता है? यानी क्या है, पत्थर हो या डंडियां या भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग विधि से, यानी निष्पावन हो गया या थ्रेसिंग विधि से हम अनाजों को अलग करते हैं, उसमें जो है बड़े बड़े पत्थर या बड़े बड़े भूसे के कण
रह जाते हैं तो उसको अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो याद रखना, बड़े बड़े कण को अलग करने के लिए हम लोग साधारणतः जो है आसान विधि हस्तचयन विधि माना जाता है। अच्छा, इसका नहीं, इसका चालन विधि होगा। चालन विधि कैसे हो? जैसे क्या हो गया, अगर मोटे हैं, अनाज छोटे हो गया, तो अगर पत्थर हो गया, डंडियाँ भूसा अगर बड़े बड़े हैं, तो इसमें क्या होगा, चालनी से हम उसे अलग कर सकते हैं। यानी अनाज के दाना जो है छोटे मात्रा में हुआ, और जो है पत्थर हो गया, ये भूसा उसके बड़े बड़े कण हो गया, तो इसे चालन विधि से इसे अलग, यानी चालनी से इसे अलग कर सकते हैं। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं। आटे के छोटे कण, आटा का जो छोटा कण है उसे चाली के छिद्र यानी जो छेद होता है उससे निकल जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चालनी में ही रह जाती है। जैसे आटा पिसवा के नानते हैं, गेहूँ पिसा के नानते हैं, आटा बनता है, तो उससे क्या होता है, जब चालनी में चालते हैं तो जो छोटे छोटे गेहूं का आटा का जो कण होते हैं वो नीचे गिर जाता है, जो बड़े बड़े कण होते हैं चालनी ऊपर चला जाता है। तो ये क्या, इस विधि से हम कर सकते हैं। आटे के मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसे अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन विधि द्वारा पत्थर, डंडियाँ, भूसा जो निष्पादन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से ठोस पदार्थों के अवयवों को जिनकी अमापों में अंतर होते हैं, यानी अमापों में क्या था, अमापों में अंतर होते हैं, आयतन में अंतर होता है, यानी छोटे मात्रा में कुछ बड़े मात्रा में को अलग करने के लिए किया जाता है। किस विधि का प्रयोग है? चालन विधि। मान लिया जाए पत्थर के कण बड़े बड़े हैं, भूसा के कण बड़े बड़े हैं, जो अनाज है वो छोटे छोटे कण है, तो इसे चालनी में क्या हो जाए, छोटे कण यानी अनाज का अनाज जो है नीचे गिर जाएगा, जो बड़े बड़े पत्थर ये सब जो है चालनी के ऊपर रह जाए तो छका जाएगा। यानी तो इस विधि के लिए चालन विधि का उपयोग कर। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी अमापों का अंतर हो पृथक्करण में किया जाता है। अमापों अवयवों जिनकी अमापों में अंतर हो। अमापों मतलब कोई छोटा है कोई बड़ा है ना, कि सब एक ही मात्रा में, तो वो तो नहीं होगा। जैसे अनाज गेहूँ है, गेहूँ में बड़े बड़े भूसी के कण आ गए हैं या पत्थर आ गए, तो इसे अलग कर सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखने जाते हैं। निम्न से किसका प्रयोग निस्यंदन जो कि छानने में काम आता है के रूप में किया जाता है? मोटा लकड़ी, मोटा कागज, सामान्य पेपर, फिल्टर पेपर। याद रखना, फिल्टर पेपर। फिल्टर निस्यंदन का मतलब होता है फिल्टर। फिल्टर चालनी, जैसे क्या आता है चाय छकना, यानी चाय में पत्ती होते हैं तो इसे चाय छकना से अलग किया जाता है, वो निस्यंदन विधि हुआ। जैसे यदि जल गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदन कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, बहुत ही छोटा छोटा छिद्र होता है। में फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ते हैं, यानी डालते उसमें। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्र से नहीं गुजर पाते हैं। मिश्रण के जो है ठोस कण है इसके छिद्र से फिल्टर को जो पत्र है उसमें छिद्र जो छोटा
पार नहीं कर पाते हैं तो इससे फिल्टराइजेशन निस्यंदन हो जाता है, छका जाता है, पत्र पर ही रह जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं, कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है, कौन सा कथन गलत है ये बताना है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली पर बैठ जाना निस्तारण कहलाता है। ये तो सही है। अवसादी मिश्रण को बिना हिलाए, नहीं ये गलत ऑप्शन लगता है, ऑप्शन यही गलत है कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली पर बैठ जाना निस्तारण कहलाता है। निस्तारण अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को अशुद्धि सहित उधेड़ने, यानी क्या है उधेड़ने का मतलब नीचे, जैसे गिलास में गिलास है, उसमें पानी है, उसमें जो है मिट्टी है, घोल दीजिए, कुछ समय बाद उसे रहने दीजिए, उसके कुछ समय बाद देखना क्या होता है, नीचे में मिट्टी के कण बैठ जाएगा। बैठने के बाद उसे जो है उस गिलास को बिना पानी को हिला, मतलब उस बिना पानी को घोले और उस पानी को गिलास से धीरे धीरे नीचे गिराइए, तो उसमें देखना नीचे बैठ जाएगा मिट्टी और पानी बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या, यही विधि जो है निस्तारण विधि कहलाता। अवसादित मिश्रण को तृतीय प्रक्रिया निस्तारण कहते हैं। तेल तथा जल के मिश्रण को अवसादन तथा मिश्रण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। ये तो सही है। याद रखना कौन सा कथन गलत था वो बताना। सही कथन तो ये बी हो गया, सी हो गया, ये सब सही कथन है, लेकिन जो गलत है उसी को बताना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गलत कथन है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के नीचे तली में भारी अवयव, यानी जो भारी अवयव जैसे क्या है मिट्टी और मान लिया जाए पत्थर के कंकड़ हो गए और पानी उसे घोल दिए, कुछ समय के बाद या तो बैठ जाएगा नीचे। और इसे तो भारी अवयव जो हैं नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। यानी क्या होता है, पानी में रेत लीजिए, रेत में बालू और उसे घोल दीजिए, कुछ समय बाद कुछ समय रहने दीजिए, तो ये जो कण जो हैं नीचे बैठ जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, अवसादन कहलाता। इसे कहते हैं अवसादन, नीचे बैठ गया अवसादन। और बिना पानी को घोले और धीरे धीरे से पानी को नीचे गिराना, बालू का रेत जो अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा, तो वो क्या नीचे में देखना रेत बैठा हुआ नजर आएगा। तो इस विधि को निस्तारण कहते हैं। बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उधेड़ने, यानी मिट्टी सहित उधेड़ने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक्करण में भी उपयोग में लगाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इस विधि द्वारा पृथक्करण किया जा सकता है, निस्तारण विधि से। यदि द्रव के ऐसे मिश्रण कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक परतों में बट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपर परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक्करण कर सकते हैं। यानी क्या आता है, जैसे क्या हो गया, पानी है उसमें तेल डाल दीजिए, तो कुछ समय के बाद देखें कि क्या है ऊपर तले, इसमें क्या करना है, पानी को धीरे धीरे से गिराइए, तो देखना क्या होगा, तेल रह जाएगा। अगर तेल की मात्रा कम होगा तब तो याद रखना। और
और पानी जो है धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। ये विधि निस्तारण। तैयार 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक्करण में कौन सा विधि ज़्यादा अच्छी है? अपसादन विधि आप समझ चुके हैं, पहले से पढ़ी। निस्यंदन विधि बता, निस्यंदन में फिल्टराइजेशन में चालन। निस्तारण से गिलास में थोड़े समय के लिए कंकड़ बढ़ जाए, उसे के बाद आप उधेड़ दीजिए या पानी के नीचे गिरा दीजिए, वो क्या है? निस्तारण विधि होगा। वाष्पन भाप के द्वारा, ये विधि है जान। निस्यंदन विधि, तो चाय को निस्यंदन फिल्टराइजेशन विधि से इसे अलग करते हैं, यानी छकनी के द्वारा। चाय छकनी है, उसे चाय डालते छकनी में, चाय का पत्ती अलग हो जाता है। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप चालनी छन्नी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां, अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए, क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निस्यंदन फिल्टर करना कहते हैं। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक्करण में निस्तारण निस्यंदन में से कौन सा विधि अच्छी है? तो याद रखना, चालन विधि अच्छी है, निस्यंदन विधि अर्थात अच्छी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, कथन कौन सा नहीं, इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तेल तथा जल के मिश्रण को केवल निस्यंदन विधि से अलग किया जा सकता है। तेल तथा जल के मिश्रण को, जबकि पृथक्करण निस्तारण, अब डिस्कशन में पढ़ चुके, आगे पढ़ चुके हैं कि जल तथा जल से तेल को पृथक्करण के लिए कौन सा विधि? पृथक्करण विधि, निस्तारण विधि पढ़ चुके। यहाँ बोला केवल निस्यंदन विधि का उपयोग कर सकते, तो यही तो ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन गलत ही वाला पूछा था, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा। मिश्रण के जल मिलाने पर भारी और नीचे तले में ये तो बैठ जाते हैं, पढ़ चुके यहाँ से। तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इस विधि द्वारा पृथक्करण किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रहने दिया जाए तो वे दो पृथक परतों में बट जाते। इसके बाद आप जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक्करण कर सकते हैं। एक पंकित जल को, पंकित जल मतलब उसमें धूल कण, उसमें गंदा जल को पीने योग्य बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग हो सकती है? यानी उसमें मिट्टी के कण वगैरह हैं, ये सब हैं, छोटे छोटे मिट्टी का कण घुले हुए हैं, तो उसे किस विधि से अगर पीने योग्य बनाना है तो किस विधि का प्रयोग? अपसादन प्रक्रिया, निस्तारण प्रक्रिया, निस्यंदन। तो याद रखना, इसमें जो होगा निस्यंदन, तारण, अपसादन सभी होगा। तीनों कथन सही। पंकित या गंदले जल को पीने योग्य बनाने के लिए अपसादन, निस्तारण और निस्पंदन तीनों प्रक्रिया का उपयोगी हैं। यह प्रक्रियाएं पानी से निलंबित अशुद्धियों को हटाने में मदद करती हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निस्यंदन विधि का प्रयोग निम्न से किस विकल्प में नहीं हो सकता? यानी निस्यंदन विधि का प्रयोग किस विकल्प में नहीं? घर पर पनीर बनाने में,
ये तो कर सकते हैं। पनीर कैसे बना, जैसे कहता है दूध को फूट जाता है तो उसमें पनीर, उसमें तो दूध से थोड़ा सा जो है उसे को छांक लेते हैं और उसे किसी कपड़े से छांक लेते हैं, या तो उसमें क्या आता है सब छका जाता है। तो पनीर में ये चीज़ तो उपयोग किया जाता है। तैयार चाय से चाय की पत्तियों को पीते हैं। निस्यंदन विधि में फिल्टर चालनी से जो ये चाय पत्ती को अलग करते उस विधि को कहा। पंकित जल से पीने योग्य जल बनाने, ये तो से मिश्रण से जल एवं नमक को पृथक्करण, यानी कोई ऐसा मिश्रण है, माने जल और नमक उसे घोल दीजिए और चालनी से छांकिए, क्या इस विधि छका जाएगा? नहीं छकाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? वाष्पन विधि का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए ऑप्शन यही गलत ऑप्शन पूछेगा, जौन सा विकल्प निस्संद विधि में उपयोग नहीं होता है, तो यही पूछा था। देखते हैं, नमक और पानी को अलग करने के लिए वाष्पीकरण वेपोराइजेशन विधि का उपयोग किया जाता है, जिसमें पानी को वाष्पीकृत करके नमक को ठोस रूप में पीछे छोड़ दिया जाता है। घर पर पनीर बनाने में, याद रखना, घर पर पनीर बनाने में पनीर बनाते समय दूध को फाड़ने पर ठोस और तरल मट्ठ अलग हो जाते हैं। इन दोनों को एक महीन कपड़े या छलनी से निस्पंदन विधि द्वारा अलग किया जाता है। तैयार चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में चाय की पत्तियां ठोस अघुलनशील कण हैं जो तरल चाय में घुली नहीं होती हैं। इन्हें छलनी का प्रयोग करके निस्पंदन विधि से अलग किया जाता है। पंकित जल से पीने योग्य जल बनाने में पंकित जल में मिट्टी और रेत जैसे अघुलनशील ठोस कण निलंबित होते हैं। इन कणों को हटाने के लिए निस्पंदन विधि का उपयोग किया जाता है, जिससे पानी साफ हो जाता है। मिश्रण से जल एवं नमक को पृथक्करण करने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं? पहले आगे पढ़ चुके, तो याद रखना वाष्पन विधि। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है? वाष्पन। समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढे में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। नमक 19 नंबर, नमक, रेत एवं जल के मिश्रण को अलग अलग करने में प्रयुक्त विधि। नमक, रेत एवं जल के मिश्रण को याद रखना किस विधि का प्रयोग करते हैं? संघनन, निस्तारण, वाष्पन, निस्यंदन, ये सभी विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या संघनन का प्रयोग करते हैं, निस्तारण में पहले पढ़ चुके हैं। जैसे नीचे कंकड़ बढ़ जाता है, पानी के नीचे में कंकड़ बढ़ गया, उसे गिलास के
थोड़ा क्या होता है टेढ़ा करके पानी धीरे धीरे से नीचे कर दे, निस्तारण विधि होगा। निस्यंदन विधि जैसे पानी में मोटे मोटे कंकड़ है, पत्थर है, उसे छान लीजिए, तो इस विधि का कर सकते हैं। और वाष्पन, वाष्पन नमक भी है, नमक होने के कारण वाष्पन विधि इसमें शामिल हो गया, तो वाष्पन विधि, ये सभी विधि जो है उपयोग है। जैसे जल के मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन, निस्तारण हो गया, निस्यंदन हो गया, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग सफलतापूर्वक पृथक किया है। नमक और पानी के घोल में और अधिक नमक नहीं घोला जा सकता है, या यदि हम अधिक नमक घोलना चाहते हैं तो यह होना चाहिए। यानी क्या करें, नमक और पानी घोल दिए, अब इसमें घुल नहीं ऐसा, लेकिन ज़बरदस्ती और हम नमक डाल के घोल रहे हैं, घोलना चाहते हैं और अधिक उसमें घोलाना चाहते हैं नमक, तो हम क्या होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, अच्छी तरह हिलाया जाना चाहिए, फिटकरी डालना चाहिए, संतृप्त किया जाना चाहे, तो यही हो जाए, संतृप्त किया जाना चाहिए। अब देखते हैं इसका। नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अविलय नमक रेत के साथ मिला रह गया, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा नहीं है? कथन कौन नहीं है? सही कथन कौन नहीं है? तापमान बढ़ाने पर किसी पदार्थ की पानी में घुलनशीलता बढ़ जाती है। सही है। याद रखना क्या होता है, कोई पानी है, पानी में नमक डालिए तो घोलिए, अब इसमें नहीं घुलने वाला, लेकिन वही तापमान दे दीजिए, उस पर क्या है, तापमान दे दीजिए, उसे गर्म कर दीजिए तो देखना घुल जाएगा, पहले से ज़्यादा उसमें नमक घुलेगा। ताप कम करने पर किसी पदार्थ की जल में विलयता बढ़ जाती है, तो गलत है। ताप कम करेंगे विलयता कम हो जाएगी, यानी ताप कम करने पर किसी पदार्थ जल में विलयता बढ़ जाती है, गलत है। किसी पदार्थ की घुलनशीलता उसके तो घोल को संदर्भित करते हैं, ये भी सही है। पानी में अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता अलग अलग होती है, अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता अलग अलग होती है, तो सही बी नंबर गलत है। यानी कि ताप बढ़ाने, ताप कम हो जाते, विलयन उसमें जो है कम हो जाएगा, विलयता कम हो जाएगा उसमें। अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्त नहीं किया जाता। अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या, कल्पना कीजिए उसके पास मिश्रण में सारे नमक घोलने की मात्रा है, ये तो पहले। ऊष्माशोषी प्रक्रिया, यदि किसी पदार्थ को घोलने में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जैसे कि अधिकांश ठोस पदार्थ, तो तापमान बढ़ाने पर उसकी विलयता बढ़ जाएगी। तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी विलयता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। याद रखना, तापमान बढ़ाने पर उसकी विलयता बढ़ जाएगी और तापमान कम करने पर घट जाएगी। क्या तो उसकी तापमान कम करने पर घट जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी विशेष तापमान पर किसी पदार्थ के संतृप्त घोल को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, तो पदार्थ की घुलनशीलता
बढ़ जाएगी। तापमान बढ़ेगा तो घुलनशीलता बढ़ जाएगी। इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठ जाएगा? क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाएं। यदि किसी विशेष तापमान पर किसी पदार्थ के संतृप्त घोल को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो पदार्थ की घुलनशीलता बढ़ेगी। जल वाष्प से उसकी जल अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कहलाती है संघनन कहलाती है। जल वाष्प से यानी क्या आता है, जैसे कि वाष्प के द्वारा बादल बना, फिर संघनन के द्वारा जो है बारिश हुआ, तो ये बोला जल वाष्प से उसकी जल अवस्था में जल वाष्प हुआ, फिर उसकी जल बन गया, जल अवस्था में आ गया, परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्वथनांक कहता है वह तापमान जब पानी उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। वाष्पन, जब वाष्प होने तो वाष्पन, जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती हैं तो संघनित होकर द्रव जल बन जाती हैं। प्लेट के नीचे से बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। चौथा नंबर चैप्टर जो है पौधे को जानिए, तो नेक्स्ट डे जो है हम लोग पढ़ेंगे, तो इसलिए क्लास को यहीं एंड करते हैं।